जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। हेलो फ्रेंड्स, सीजीपीएससी कोच के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आगामी 6 नवंबर को होने वाली सब इंस्पेक्टर प्री की परीक्षा से में रिलेटेड एमसीक्यू के अंतर्गत आज की कड़ी में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के उद्योग, विद्युत संसाधन और परिवहन से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हम सीधे टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि इस राज्य के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। राष्ट्रीय राजमार्ग 3526 किलोमीटर, राज्य मार्ग 4131 किलोमीटर, मुख्य जिला मार्ग 11580 किलोमीटर, ग्रामीण मार्ग 14146 किलोमीटर। अब आपको इसमें यह बताना है कि कौन कौन सा कथन आपका सही है। केवल एक, केवल 2, 3, केवल 1, 3, 4, उपरोक्त सभी। आप इस क्वेश्चन का आंसर तभी दे पाएंगे जबकि आपको ये चारों डेटा ही बहुत अच्छे तरीके से याद हो। ठीक है ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। हो सकता है आपसे एग्जाम में यह पूछ दे कि वर्तमान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अकॉर्डिंग वर्तमान में छत्तीसगढ़ में सड़कों की कुल लंबाई 33,390 किलोमीटर है। ठीक है, अब इन सड़कों को डिफरेंट पार्ट्स में बांटा गया है, जिनमें सबसे पहला है जिन्हें हम राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जानते हैं, एनएच। दूसरा है स्टेट हाईवेज, तीसरा है मुख्य जिला मार्ग और चौथा है आपका ग्रामीण मार्ग। तो आप याद रखेंगे कि अगर आपसे यह पूछ दिया जाए कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है, तो आप बता देंगे कि राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है, 3526 किलोमीटर है। स्टेट हाईवेज की अगर हम बात करें तो वर्तमान में स्टेट हाईवेज की लंबाई है 4137 किलोमीटर, मुख्य जिला मार्ग की लंबाई है 11580 किलोमीटर और ग्रामीण राजमार्ग यह पिछले साल अलग था। यह पिछले साल करीबन 13,580 किलोमीटर था, जो कि अभी वर्तमान में बढ़ गया है और यह बढ़कर हो गया है 14,146 किलोमीटर। तो अब आप इसमें से देख लीजिए कि इसमें से कौन कौन सा डेटा आपका मैच हो रहा है। पहला क्या दिखा है, राष्ट्रीय राजमार्ग 3526 किलोमीटर, जी बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेट हाईवे 4137 किलोमीटर, यह भी बिल्कुल सही है। मुख्य जिला मार्ग 11,580 किलोमीटर, यह भी बिल्कुल सही है। और ग्रामीण राज्य मार्ग 14,146 किलोमीटर, यह भी आपका बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि आपके चारों कथन क्या है, सही है। तो इस प्रकार आपका यह वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, फिर से आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, इससे और किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यह पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। तो छत्तीसगढ़ में सड़कों की कुल लंबाई है 33,390 किलोमीटर, जिसमें राष्ट्रीय हाईवे की लंबाई है 3526 किलोमीटर, स्टेट हाईवे है आपका 4,137 किलोमीटर, मुख्य जिला मार्ग की लंबाई है 11,580 किलोमीटर और ग्रामीण मार्ग की लंबाई है 14,146 किलोमीटर। इन चारों को जोड़ने पर आपका आएगा 33,390 किलोमीटर। ये हो गए आपके पहले क्वेश्चंस। इसके अतिरिक्त आपसे यह भी पूछ सकता है, अगर हम एनएच की बात करें, इसमें दो ही चीजें मेन है, एक एनएच और एक एसएच, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे। तो नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें तो हमने अभी बताया कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, 3526 किलोमीटर है। हो सकता है आपसे यह क्वेश्चन भी पूछे कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं,
तो छत्तीसगढ़ में कुल 20 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। आपसे यह भी पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 130। ठीक है, कौन सा है? NH 30। 30 नंबर की जो सड़क है, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30, यह छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि कवर्धा से लेकर सुकमा तक जाती है और कुल इसकी लंबाई है करीबन 636 किलोमीटर। उसी को अगर हम बात करें कि सबसे छोटी राजमार्ग की, तो सबसे छोटा NH है आपका NH 163A, जो कि गीदम से लेकर दंतेवाड़ा तक जाता है। इसकी लंबाई है मात्र 12 किलोमीटर। ठीक है, तो फिर से हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आपसे पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है, तो 3526 किलोमीटर है। हो सकता है आपसे पूछ दे कि कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है, तो कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है 20। ठीक है, और उसके बाद फिर आपसे पूछ सकता है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 30, जो कि चिल्फी घाटी से प्रारंभ होकर सुकमा के कोंटा तक जाती है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 636 किलोमीटर है। सबसे छोटा नेशनल हाईवे आपका है NH 163A, जो कि केवल 12 किलोमीटर लंबा है और यह गीदम से दंतेवाड़ा के मध्य है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका यह पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आइए चलते हैं हम अब हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन भी NH से रिलेटेड ही है। ठीक है, अब इसमें आपको एक समान लगभग दिखने वाले NH के बता दिया, पूछा गया है कि कौन सा NH कहां से कहां तक गया है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा यह है कि निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर सही कूट का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें बोला गया NH 130 है। जैसे मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है, 20 है, तो वो 20 में से ये कुछ NH दिए हुए हैं और आपको सही जोड़ी बनाना है कि कौन सा NH सही है करके। ठीक है, तो NH 130A शिमला से अंबिकापुर, NH 130B रायपुर से सारंगढ़ मार्ग, NH 130C रायपुर से देवभोग और NH 130D, ठीक है, कोंडागांव से नारायणपुर। अब आपको अगर इसका आंसर देना है तो आपको ये चारों पता होने चाहिए कि ये जो NH है वे कहां कहां पर स्थित है, सही है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, आप इसे इसी तरह से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले अंबिकापुर से जब आप बिलासपुर आएंगे तब आप किस सड़क से आएंगे, तब आप NH 130 से आएंगे। ठीक है, फिर जब आप बिलासपुर से कवर्धा की ओर जाएंगे, जब आप बिलासपुर से कवर्धा की ओर जाएंगे तब आपका आएगा NH 130A। देन उसके बाद बिलासपुर से जब आप शिमला की ओर जाएंगे तो भी आप किस सड़क पे रहेंगे, ये आपका NH 130 पे ही रहेंगे। फिर शिमला से आगे आप बेमेतरा साइड से आपकी एक सड़क आती है, जो मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा सड़क कौन सा है, NH 30। यह कवर्धा बेमेतरा होते हुए शिमला में मिलता है। यानी याद रखिएगा, शिमला में आपका 2 NH क्रॉस करता है, एक आपका NH 130 जो कि अंबिकापुर से शिमला के मध्य है और दूसरा NH 30 नंबर की सड़क जो कि चिल्फी घाटी से बेमेतरा होते हुए शिमला तक पहुंचती है। यहां से फिर NH 30 के माध्यम से आप रायपुर पहुंचेंगे। ठीक है, फिर रायपुर से जब आप आगे जाएंगे तो एक अभनपुर नाम का स्थान आएगा, अभनपुर के आगे फिर धमतरी,
धमतरी के आगे कोंडागांव, ठीक है। जब आप अभनपुर जाएंगे तो अभनपुर में आपको दो रास्ते मिलेंगे, ठीक है। एक रास्ता जो सीधा जाएगा NH30, जो कि आपका कोंडागांव जगदलपुर होते हुए सुकमा तक जाएगा, और एक रास्ता आपका कट जाएगा राजिम, गरियाबंद और देवभोग जाने के लिए, गरियाबंद और देवभोग जाने के लिए आपका एक रास्ता कट जाएगा, ठीक है। तो यही जो रास्ता है, ये रास्ता आपका है NH130C, ठीक है। फिर जब अगर आप अभनपुर से राजिम की ओर ना जाकर अभनपुर से जब आप कोंडागांव की ओर जाएंगे, यानी कि आप जब NH30 में ही सीधा जाएंगे, तो जब आप कोंडागांव पहुंचेंगे तो कोंडागांव से जब आपको नारायणपुर जाना होगा, तब आप किस सड़क का प्रयोग करेंगे? NH130D का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और जब आप रायगढ़ से सारंगगढ़ की ओर जाएंगे, तब आप किस सड़क का प्रयोग करेंगे? NH130B का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया। टोटल 20 हाईवे है, ऐसी सबका नक्शा बनता है। आप कोशिश कीजिएगा जो भी चीजें पढ़े ऐसी अपने हाथ से हैंडमेड नक्शा बना ले, ताकि ये चीजें आपको हमेशा याद रहे, ताकि आप भूले नहीं। अगर आपको एग्जाम में 20 का 20 दे दिया जाए सही जोड़ी बनाने के लिए, तो भी आप इजिली 20 के 20 बना दे। आपके दिमाग में बैठा हो कि अगर आपको पर्टिकुलर कोई जगह जाना है तो आप किस नेशनल हाईवे के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। तो अब आइए हम लोग इसमें मैच करते हैं। सबसे पहला क्या है? NH130A। मैंने क्या बताया? NH130A आपका कहां जा रहा है? NH130A आपका बिलासपुर जा रहा है, बिलासपुर से कवर्धा की ओर जा रहा है। NH130 आपका कहां जा रहा है? बिलासपुर से कवर्धा की ओर जा रहा है। जबकि इसमें क्या लिखा है? NH130A सिमरा से अंबिकापुर मार्ग। अतः आपका पहला वाला ऑप्शन जो है वो गलत है, ठीक है। आपका पहला वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि सिमरा से जो अंबिकापुर मार्ग है वह NH130A नहीं है, बल्कि वह क्या है? NH130 है, ठीक है। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को दिया, क्योंकि लगभग इसमें 6 से 7 क्वेश्चन बनते हैं। NH30, NH130, NH130A, B, C, D और CD, ठीक है। लगभग 6 से 7 क्वेश्चन सिमिलर दिखते हैं। हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए, तो इन फ्यूचर कभी किसी एग्जाम में आपको जो एग्जाम लेने वाला है PSC या व्यापम, वो आपको दे दे क्वेश्चन, ठीक है। तो आप क्लियर रखे रहेंगे। तो NH130A कहां से? बिलासपुर से कवर्धा। तो आपका ये पहला ऑप्शन क्या हो गया? ये गलत हो गया। फिर अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, NH130B, रायपुर से सारंगगढ़ मार्ग, रायपुर से सारंगगढ़ मार्ग। यह ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तीसरा है NH130C, रायपुर से देवभोग। बिल्कुल अभनपुर जाएंगे, अभनपुर से जब आप राजिम, गरियाबंद, मैनपुर, देवभोग होते हुए जाएंगे तो आप किस रास्ते से जाएंगे? NH130C आपका ऑप्शन 3 भी सही है। देन कोंडागांव से नारायणपुर, जब आपको नारायणपुर जाना होगा तो आप कोंडागांव जाएंगे NH30 के थ्रू, और उसके बाद कोंडागांव में आप उतरकर वहां से बस लेंगे नारायणपुर जाने के लिए। तो वो बस जो है वो आपको किस हाईवे से लेके जाएगा? वो आपको लेके जाएगा NH130D से। तो यहाँ पे भी इसका सही है, तो आपका ऑप्शन 4 भी सही हो गया। अब आप देख लें कि आपका पहला ऑप्शन गलत है और दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन सही है। अब आप ऑप्शन में से खोजेंगे, केवल एक, ये नहीं होगा। उसके बाद 1, 2, 4, यह भी नहीं होगा, क्योंकि पहला ऑप्शन आपका गलत है। अब बारी आती 2, 3, 4, हाँ ये सही है। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4, ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2, 3, 4, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रायपुर रेलवे स्टेशन किस रेल खंड में स्थित है? ठीक है, रायपुर रेलवे स्टेशन किस रेल खंड में स्थित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा कि रायपुर रेलवे स्टेशन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में स्थित है। ठीक है, ये रेलखंड जो लिखा है एक्चुअली में ये आपसे पूछना चाह रहा है कि वह किस जोन में स्थित है, किस जोन में स्थित है। तो
किस जोन में स्थित है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। आइए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से रिलेटेड हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर डिस्कस कर लेते हैं। तो एसीसीआर, जिसे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को हम शॉर्ट में बोलते हैं एसीसीआर, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। यह भारत में कुल टोटल 18 रेलवे जोन है, जिनमें से 16वें नंबर का जोन कौन सा है? वो हमारा एसीसीआर है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल सन 2003 को की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 2003 को की गई थी। इसके अंतर्गत कितने मंडल हैं? तो याद रखिएगा एसीसीआर के अंतर्गत आपके 3 मंडल हैं। ठीक है, एसीसीआर क्या हो गया आपका? ये जोन हो गया। एसीसीआर क्या है? जोन। पूरे भारत में कितने जोन है? 18 जोन। तो उनमें से 16वें नंबर का जोन कौन है? हमारा बिलासपुर का एसीसीआर, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। ये हमारा क्या है? 16वें नंबर का जोन। अब इसी एसीसीआर को अगेन डिवीजन में बांटा गया है। तो अगर आपसे कभी पूछ दे कि एसीसीआर में कितने डिवीजन है, तो एसीसीआर में कितने डिवीजन है? आपके 3 डिवीजन है। सबसे बड़ा डिवीजन है आपका बिलासपुर, फिर आपका रायपुर और फिर आपका नागपुर। तो ये भी याद रखेंगे कि जो नागपुर है, नागपुर डिवीजन, वो भी किसके अंतर्गत आता है? हमारा एसीसीआर का। ठीक है, ये जो नागपुर है ये 2 जोन में आता है। ठीक है, एक एसीसीआर में भी आता है और एक सीआर में भी आता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि एसीसीआर क्या है? साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। आप कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एसीसीआर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, एसीसीआर का मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है। ठीक है, जोन ऑफिस बोलते हैं जिसमें, जहां पे जीएम बैठते हैं। जहां पे कौन बैठते हैं? जीएम बैठते हैं। और यह जो एसीसीआर है यह 3 भाग में, 3 मंडल में डिवाइडेड है। अगर आपसे बोले कि कितने में मंडल में डिवाइडेड है, तो 3 मंडल में यह विभाजित है, बिलासपुर, रायपुर और नागपुर। तो जोन में कौन बैठता है भाई? जोन में बैठता है जीएम और मंडल में कौन बैठता है? डीआरएम। ठीक है, मंडल में कौन बैठता है? डीआरएम, डिविजनल रेल मैनेजर। ठीक है, जनरल मैनेजर कहां बैठते हैं? जोन में, मतलब बिलासपुर में। और डीआरएम 3 जगह है, बिलासपुर, रायपुर और नागपुर में। ठीक है, कितने नंबर का है? 16वें नंबर का है। कहां पे मुख्यालय है? बिलासपुर में। इसकी स्थापना कहां गई? 1 अप्रैल 2000। इसकी स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 2003 को की गई। ठीक है, साथ ही एक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि भारतीय रेलवे को सबसे ज्यादा आय कौन देता है? तो भारतीय रेलवे को सबसे ज्यादा आय कौन देता है? हमारा बिलासपुर जोन देता है। ठीक है, उसमें भी बिलासपुर डिवीजन देता है। ठीक है, उसमें भी बिलासपुर डिवीजन जो है वो क्या करता है? सर्वाधिक आय देता है। उसका कारण यह है कि बिलासपुर डिवीजन जो है उसमें 2 मुख्य कोल उत्पादक क्षेत्र आते हैं। एक है कोरबा और दूसरा है ब्रजराज नगर। ठीक है, आइए नक्शे के माध्यम से हम एसीसीआर का समझने का प्रयास करेंगे कि एसीसीआर कहां से कहां तक है करके। ठीक है, ठीक है, इतवारी, राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, बिलासपुर, आगे रायगढ़, रायगढ़ के आगे ब्रजराजनगर, रायगढ़ के आगे ब्रजराजनगर, और यहां बिलासपुर से लेके आपका कटनी। ठीक है, ये जो है ये क्या है? एसीसीआर। ठीक है, अभी मैंने बताया कितने डिवीजन है? 3 डिवीजन। एक आपका बिलासपुर डिवीजन, तो बिलासपुर डिवीजन के अंतर्गत कहां से आता है? बिलासपुर से लेके कटनी तक का। और इधर जब आप जाएंगे हावड़ा मार्ग की ओर तो बिलासपुर, रायगढ़ और ब्रजराज नगर, ईब तक। एक छोटा ईब नदी हम लोग जो पढ़ते हैं ना, तो ये ईब एक छोटा सा स्टेशन पड़ता है
किसके पहले? जस्ट झारसुगड़ा के पहले। झारसुगड़ा आता है साउथ ईस्ट रेलवे में, ठीक है। तो उसके पहले एक स्टेशन पड़ता है ब्रिजराज नगर, तो उसके बाद थोड़ा सा जस्ट आगे में है ईव स्टेशन, ठीक है। तो ईव स्टेशन से लेके तरितवारी तक में क्या है? हमारा एसीसीआर फैला हुआ है। तो अभी आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा? रायपुर रेलवे स्टेशन किस रेलखंड में स्थित है? तो आपका रायपुर रेलवे स्टेशन किस रेलखंड में स्थित है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे खंड में स्थित है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विमानतल रायपुर का नया नाम क्या है? यह एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर है कि मानव विमानतल रायपुर का आंसर नया नाम क्या है? तो नया नाम इसका है स्वामी विवेकानंद विमानतल। क्या है? स्वामी विवेकानंद विमानतल, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हो सकता है इस बार आपसे पूछ दें, अभी 2 नए एयरपोर्ट का परिचालन शुरू किया गया है। हो सकता है कि आपसे ये पूछ दे कि एक मतलब कौन सा एयरपोर्ट कौन सी जगह पर स्थित है। तो याद रखिएगा कि जैसे अगर बोले माना, ठीक है, तो माना एयरपोर्ट मतलब क्या पूछ रहा है? रायपुर। तो रायपुर के एयरपोर्ट का नाम क्या है आपका? स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, ठीक है। दूसरा आपका बिलासपुर, तो बिलासपुर के एयरपोर्ट का नाम क्या है? बिलासाबाई केवटिन। याद रखेंगे आप कि पूछा जाए कि बिलासपुर एयरपोर्ट का नामकरण किनके नाम पर रखा गया है, तो बिलासाबाई केवटिन जो कि यहाँ की नगर माता के रूप में विख्यात है, इनके नाम पर बिलासपुर एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। और ये बिलासपुर का एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो ये चकरभाटा नामक स्थान पर स्थित है, ठीक है। चकरभाटा नाम के जगह पर स्थित है। याद रखेंगे छत्तीसगढ़ का जो हाईकोर्ट है वो हाईकोर्ट भी कहाँ है? यही चकरभाटा के पास में एक बोदरी ग्राम है, वहीं पर हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का हाईकोर्ट स्थित है, ठीक है। फिर जगदलपुर, या मेन सिटी में ही जगदलपुर में ही मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट स्थित है। और दरिमा अंबिकापुर में मां महामाया नाम से एयरपोर्ट की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, ठीक है। तो अभी छत्तीसगढ़ में 4 एयरपोर्ट बनाने की प्रक्रिया चल रही है, 3 कंप्लीट हो चुका है, दरिमा में चल रही है, अभी जल्द ही उसमें भी कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, हो सकता है आपसे सही जोड़ी बनाने के लिए दे दिया जाए कि स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट किस स्थान पर है? तो माना में। बोल दिया बिलासाबाई केवटिन एयरपोर्ट किस स्थान पर है? तो चकरभाटा में। मां महामाया एयरपोर्ट किस स्थान पर है? तो दरिमा अंबिकापुर में। मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट कहाँ है? तो जगदलपुर में। या फिर ऐसे चारों नाम दे दिया और ये जगह को क्या करेगा? शफल कर देगा ऊपर नीचे करके और बोलेगा सही जोड़ी बनाइए, ठीक है। तो आप मानव विमानतल के साथ साथ इन तीनों का भी नाम याद रखेंगे ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे नहीं छूटे, ठीक है। चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र जल मार्ग किस नदी पर है? तो छत्तीसगढ़ का एकमात्र जल मार्ग हमारा कहाँ है? सबरी नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? सबरी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर है? सबरी नदी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। यह कहां से कहां तक है? तो कोंटा कहां पे? सुकमा जिला। हमारा राज्य का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सुकमा जिला। और उसमें भी एकदम दक्षिणी कौन सा जगह है? कोंटा। तो उस कोंटा से लेके कुनावरम कहां पर स्थित है? यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कहां पे स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश राज्य, ठीक है। तो कोंटा से लेके कुनावरम तक लगभग 36 किलोमीटर कौन सी नदी पे? सबरी नदी पर एकमात्र नौ परिवहन की सुविधा या जल मार्ग की सुविधा उपलब्ध है। तो आपसे पूछेगा कि किस नदी पर एकमात्र नौ परिवहन की सुविधा उपलब्ध है? तो सबरी नदी पर,
कहां से कहां तक है बोलेगा तो कोंटा से कुनावरम तक। कोंटा कहाँ है? सुकमा। और कुनावरम कहाँ है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब लागू की गई? हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब लागू की गई? तो आप सभी इसका डेट बहुत अच्छे से याद रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आपका लागू की गई 8 अप्रैल 2015 को। कब लागू की गई? 8 अप्रैल 2015 को लागू की गई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? 8 अप्रैल 2015 इसका सही आंसर होगा। आइए मुद्रा योजना से रिलेटेड हम लोग कुछ अन्य तथ्यों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, हो सकता है एग्जाम में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मुद्रा आपसे पूछ सकता है कि मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? तो मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? तो मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इसको कब प्रारंभ किया गया? इसको 8 अप्रैल सन 2015 को प्रारंभ किया गया। इसमें किसे बेनिफिशियरी है, किसे पात्रता है, या किस लिए शुरू किया गया? तो याद रखिएगा, सूक्ष्म लघु व मध्यम श्रेणी के उद्योगों को, सूक्ष्म लघु व मध्यम श्रेणी के उद्योगों को व्यवसाय व सेवा के क्षेत्र में वित्त उपलब्ध कराने हेतु, है ना, ऋण उपलब्ध कराने हेतु किसके माध्यम से? बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की गई। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि ये क्वेश्चन आ चुका है, मुद्रा का फुल फॉर्म पूछ चुका है एक एग्जाम में, तो मुद्रा का अच्छे से याद कीजिएगा, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। एक क्वेश्चन ये भी पूछा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब लागू की गई? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है वो 8 अप्रैल 2015 को लागू की गई। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सूक्ष्म लघु व मध्यम श्रेणी के उद्योगों को व्यवसाय व सेवा क्षेत्र के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाना। इसकी कुल 3 श्रेणी में लोन दिया जाता है। ये एग्जाम हमारे प्री में पूछ चुका है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये 3 श्रेणी कौन सी है? सबसे पहली श्रेणी है शिशु श्रेणी, शिशु ऋण बोलते हैं जिसको। ठीक है, सबसे पहली श्रेणी है शिशु ऋण, दूसरी श्रेणी है किशोर ऋण, तीसरी और लास्ट श्रेणी है तरुण। ठीक है, तो आप याद रखेंगे शिशु ऋण, किशोर ऋण और तरुण ऋण। तो शिशु ऋण कितने में दिया जाता है? शिशु ऋण आपका है 50,000 तक, किशोर ऋण है आपका 50,000 से 5 लाख तक। ठीक है, और आपका तरुण ऋण दिया जाता है 5 लाख से 10 लाख तक। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, हो सकता है आगामी परीक्षाओं में भी आपको इससे क्वेश्चन दिखने को मिल जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस योजना को आप बहुत अच्छे से याद करेंगे कि भाई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब लागू की गई? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को लागू की गई। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। किस लिए लागू की गई? तो सूक्ष्म लघु व मध्यम श्रेणी, एमएसएमई सेक्टर जो बोलते हैं हम लोग ना, मीडियम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, एमएसएमई उद्योगों को व्यवसाय व सेवा क्षेत्र में ऋण उपलब्ध कराने के लिए
यह योजना प्रदान की गई। इसके तहत 3 श्रेणी में, ठीक है, पूछ देगा कि कितनी श्रेणी है, तो 3 श्रेणी में ऋण दिए जाते हैं। पहली श्रेणी है शिशु, दूसरी श्रेणी है किशोर और तीसरी श्रेणी है तरुण। शिशु श्रेणी के अंतर्गत 50,000 तक का लोन दिया जाता है, किशोर के अंतर्गत 50,000 से 5 लाख तक तथा तरुण श्रेणी के अंतर्गत 5 लाख से 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, ठीक है, यह योजना, इस योजना की पात्रता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला उद्यमी एवं उपरोक्त सभी। यह क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, इसके बारे में हम जानने से पहले एक बार पढ़ लेते हैं योजना क्या है। तो यह योजना जो है वह कब शुरू की गई? यह योजना शुरू की गई 5 अप्रैल 2000 को। ठीक है, यह योजना कब शुरू की गई? 5 अप्रैल 2000 को शुरू की गई। 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई। यह योजना कब शुरू की गई? स्टैंड अप योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, यह योजना शुरू की गई 5 अप्रैल 2016 को। इसके लिए पात्र कौन होंगे? इसके लिए पात्रता रहेंगे SC, ST व महिला उद्यमी। ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि इसके पात्र क्या होंगे? ST, ST व महिला उद्यमी। तो इस प्रकार हमारे उत्तर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमी, ये तीनों ही इसकी पात्रता रखते हैं। ठीक है, समावेशी विकास के तहत समाज में पिछड़े हुए लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए अब ये योजना शुरू की गई ताकि अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमी आकर्षित हो। किसके लिए? अपने स्टार्टअप्स के लिए, और वो अपने स्टार्टअप्स के माध्यम से उनमें स्वावलंबन आए। ठीक है, याद रखिएगा इसके तहत क्या प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत प्रत्येक बैंक शाखा 2 लोगों को लोन देगी। पहला लोन देगी एक ST या ST को और एक महिला उद्यमी को। ठीक है, मतलब उसको कम से कम 2 लोगों को स्टैंड अप योजना के तहत, स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत लोन देने का प्रावधान है, जिसमें एक रहेगा SC या ST वर्ग का, मतलब दोनों में से कोई एक हो सकता है, या तो अनुसूचित जाति भी हो सकता है या अनुसूचित जनजाति भी हो सकता है, और एक महिला उद्यमी। ठीक है, कितने ऋण का प्रावधान है? तो इसमें 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के ऋण का प्रावधान है। ठीक है, ये आप चीजें याद रखेंगे। इससे रिलेटेड ये 4 महत्वपूर्ण पॉइंट है कि स्टैंड अप इंडिया योजना कब शुरू की गई? तो 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत किन्हें पात्रता है? तो इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को पात्रता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक बैंक शाखा हेतु एक ST या ST उद्यमी, अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग का एक उद्यमी और एक महिला उद्यमी को क्या किया जाएगा? ऋण प्रदान किया जाएगा। और वह ऋण की सीमा क्या होगी? वह ऋण की सीमा होगी 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक। अभी आप मुद्रा योजना में देखें, मुद्रा योजना में जब आप तरुण पढ़े तो तरुण की सीमा कितनी थी? मैक्सिमम कितनी थी? 5 लाख से 10 लाख। ठीक है, और यहाँ पे कितना दिया जा रहा है? 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा, इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला तीनों को ही क्या रहेगी? पात्रता रहेगी। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कोर सेक्टर के उद्योगों की संख्या कितनी है? तो कोर सेक्टर के उद्योगों की संख्या है 8। अब आपके मन में यह आएगा कि ये कोर सेक्टर किन्हें कहते हैं? तो आप याद रखिएगा, कोर सेक्टर या आधारभूत सेक्टर उन्हें कहते हैं जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर अन्य उद्योग निर्भर रहते हैं। क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। ठीक है, अब या तो वो डायरेक्ट पूछ सकता है, कई एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा गया है कि कोर सेक्टर उद्योगों की संख्या कितनी है? 8।
या कई बार एग्जाम में थोड़ा टफ करने के लिए क्या करते हैं कि ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा उद्योग कोर सेक्टर की श्रेणी का है या कौन सा उद्योग कोर सेक्टर की श्रेणी का नहीं है। तो अगर आपको आठों सेक्टर याद रहेगा तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता देता हूं जिससे आप आठों का नाम बहुत इजी से याद रख जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, कोर सेक्टर आधारभूत उद्योग। हम लोग अगर अपना नॉर्मल बात करें तो हमारी आवश्यकता क्या होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो हम मकान से स्टार्ट करते हैं कि भाई अगर हमको मकान बनाना है, अगर हमको मकान बनाना है तो हमें किसकी आवश्यकता होगी, एक सीमेंट की आवश्यकता होगी, ठीक है, एक लोहा की आवश्यकता होगी, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, स्टील बोल सकते हैं। ठीक है, और जब हमारी घर बन जाएगी तो फिर उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। ठीक है, हमें क्या चाहिए, बिजली, या इसी क्या बोल सकते हैं हम, विद्युत, इसकी आवश्यकता रहेगी। ठीक है, तो आपके तीन उद्योग तो यहीं पर हो गए। ठीक है, पहला हो गया आपका सीमेंट उद्योग, दूसरा हो गया आपका स्टील उद्योग, तीसरा हो गया आपका विद्युत उद्योग। ठीक है, अब विद्युत उद्योग, विद्युत किससे बनता है, विद्युत आपका बनता है किससे है, कोयला से। विद्युत आपका किससे बनता है, कोयला से। ये हो गया आपका चौथा कोर सेक्टर का उद्योग। ठीक है, फिर बात करते हैं कच्चे तेल की। आज दिन आप देखते होंगे पेट्रोल का रेट बढ़ जाता है। बोले पेट्रोल का रेट क्यों बढ़ा, बोले कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, जिसकी वजह से पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इसमें पांचवा नंबर आपका, देखिए पहला नंबर आपका हो गया सीमेंट, दूसरा नंबर हो गया आपका स्टील, तीसरा नंबर हो गया आपका विद्युत, चौथा नंबर हो गया आपका कोयला, और पांचवा नंबर आपका हो गया कच्चा तेल। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम कच्चा तेल लाते हैं, फिर इस कच्चे तेल की अपन क्या करते हैं, रिफाइनरी में ले जाते हैं और वहां पे इसको रिफाइन करते हैं। तो छठवा हो गया आपका पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोलियम रिफाइनरी, रिफाइनरी, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके किसी न किसी एग्जाम में ये फंस सकता है। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से इसको याद कर लीजिए, बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि 8 है। ठीक है, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप जिंदगी में कभी ना भूलें इसको। ठीक है, तो आपकी बेसिक क्या है, मकान है, आपको बेसिक रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। तो आपका मकान के लिए आपको तीन चीजें दिख जाएगी, आपको सीमेंट, स्टील और बिजली। ये तीन चीजों के बिना आपका मकान कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, ये तीन हो गई। आपकी विद्युत किससे बनती है, कोयला से, ये हो गया 4। फिर आप मकान खरीद लिए, आप एक बाइक रखेंगे, बाइक भी तो आपका नेसेसरी नीड है, या फिर कार रखेंगे। ठीक है, तो आपने कार रखा, कार आपकी किससे चलती है, पेट्रोल से। मतलब आप जो पेट्रोलियम रिफाइनरी के जो उत्पाद है पेट्रोल, ठीक है, कच्चे तेल के विभिन्न तापक्रम पे क्या किया जाता है, शोधन किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग क्या मिलते हैं हमें, प्रोडक्ट मिलता है, डीजल, बेसलीन, पेट्रोल इत्यादि। ठीक है, तो आप पेट्रोल का एग्जांपल लीजिए कि पेट्रोलियम रिफाइनरी। अब वो पेट्रोलियम किससे मिलता है, कच्चा तेल से मिलता है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं जैसे अभी पेट्रोल का रेट क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो आप जैसे दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली में आपको जगह जगह हरा ऑटो दिखेगा। तो वो हरा ऑटो क्यों दिख रहा है, क्योंकि वहां पे पेट्रोल की जगह किसका उपयोग किया जा रहा है, सीएनजी का उपयोग किया जा रहा है। सीएनजी मतलब आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसी को आपका 7वां नंबर का उद्योग क्या हो गया, प्राकृतिक गैस। अब बात आती है 8वां नंबर की। मैंने क्या बोला, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी कहां से आता है, चावल से, दाल से। ठीक है, तो ये रोटी मतलब रोटी कहां से आएगा, तो ये हमारे कृषि से आएगा। और कृषि के क्षेत्र में हम उत्पादन बढ़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 8 कोर सेक्टर के उद्योग। ठीक है, इससे 3 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। कोर सेक्टर किन्हें कहते हैं, तो कोर सेक्टर किन्हें कहते हैं, जिनके उत्पाद या कच्चे माल पर अन्य उद्योग आश्रित है। ठीक है, दूसरा कि कितने हैं, क्या, कोर सेक्टरों की संख्या। तो कितनी कोर सेक्टरों की संख्या है, आपके कोर सेक्टरों की संख्या है 8। ठीक है, अब आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा कोर सेक्टर है और कौन सा कोर सेक्टर नहीं है। तो आप इन 8 का अगर नाम याद रखें आप इजीली बना देंगे, चाहे कोई दिक्कत नहीं, आपको 8 नाम याद है, जैसा क्वेश्चन पूछा आप वैसा आंसर देंगे। ठीक है, तो वो 8 कौन से हो गए, आपका पहला हो गया सीमेंट, दूसरा हो गया लोहा स्टील, तीसरा हो गया आपका विद्युत, चौथा हो गया कोयला, पांचवा हो गया पेट्रोलियम,
ठीक है, छठवां हो गया कच्चा तेल, सातवां हो गया आपका प्राकृतिक गैस और आठवां हो गया उर्वरक। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के हमारे छत्तीसगढ़ के एग्जाम्स में क्या पूछा गया, इनमें से छत्तीसगढ़ में कौन सा कोर सेक्टर का उद्योग नहीं है। तो उसमें क्या क्या ऐसी 3-4 ऑप्शन दिया था और एक जो चौथा ऑप्शन था वो था आपका ऑटोमोबाइल। कौन सा था, ऑटोमोबाइल। तो उसका जो आंसर था वो यही था कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो कोर सेक्टर का उद्योग नहीं है। अब ये बताइए इन आठों में कहीं पे ऑटोमोबाइल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो सीधी सी बात है, आपको ये पता है 3 आपका मैच हो गया, जो चौथा मैच नहीं हुआ ऑटोमोबाइल, वही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र कहां स्थित है। पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र कहां स्थित है। इसे शिल्प केंद्र को और क्या कहा जाता है, बांस कला केंद्र भी कहा जाता है। हो सकता है आपसे पूछ दे कि बांस कला केंद्र कहां पर स्थित है, तो आप क्या इसका आंसर लेंगे, जगदलपुर। जगदलपुर, या हो सकता है आपको ऑप्शन में बस्तर दिखाई दे दे अगर जिला पूछे तो। ठीक है, तो जगदलपुर में क्या है, ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र क्या है, स्थित है। इसे किस नाम से भी जाना जाता है, बांस कला केंद्र के नाम से जाना जाता है। इसे संचालित कौन करता है इस केंद्र को, तो इस केंद्र को संचालित करता है छत्तीसगढ़ खादी व ग्रामोद्योग विभाग। इसे कौन करता है संचालित, छत्तीसगढ़ खादी व ग्रामोद्योग विभाग। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 20 जुलाई 2001 को। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है रायपुर में। ठीक है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो राजेंद्र तिवारी जी, राजेंद्र तिवारी जी इसके अध्यक्ष हैं। अब इस खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड का काम क्या है, विभाग बोर्ड। ठीक है, खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड। ठीक है, इस खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड का काम क्या है, तो इसका काम है ग्रामीण अंचल में, ग्रामीण अंचल में ग्रामोद्योग लगाकर, ग्रामोद्योग लगाकर रोजगार के अवसर प्रदान करना, रोजगार के अवसर प्रदान करना। ठीक है, तो आपसे पूछे कि पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र कहाँ स्थित है, तो वो कहाँ स्थित है, जगदलपुर में स्थित है। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसे बांस कला केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। इस जो सेंटर है ये बांस कला केंद्र, यह किस विभाग के द्वारा संचालित है, यह छत्तीसगढ़ खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा संचालित है। इस बोर्ड का काम क्या है, ग्रामीण अंचल में ग्रामोद्योग लगाकर रोजगार के अवसर निर्मित करना। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 20 जुलाई 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय रायपुर में स्थित है। और पूछ दिया कि छत्तीसगढ़ खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो छत्तीसगढ़ खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष है श्री राजेंद्र तिवारी जी। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश का एकमात्र जूट मिल कहाँ स्थित है, तो प्रदेश का एकमात्र जूट मिल कहाँ स्थित है, रायगढ़ में स्थित है। प्रदेश का एकमात्र जूट मिल कहाँ स्थित है, वह रायगढ़ में स्थित है। इस जूट मिल का नाम है मोहन जूट मिल। इस जूट मिल का क्या नाम है, मोहन जूट मिल। आपसे यह पूछ सकता है कि प्रदेश का पहला जूट मिल कौन सा था, तो पहला जूट मिल कौन सा था, मोहन जूट मिल, जो कि कहां स्थित है, रायगढ़ में स्थित है। इसे कब बनाया गया, तो इसे 1935 में बनाया गया। कब बनाया गया, 1935 में बनाया गया। एक और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जूट को और क्या बोलते हैं, तो जूट को बोलते हैं गोल्डन फाइबर। ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि जूट को क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर। स्वर्ण रेशा किसे कहा जाता है, तो जूट को। एसएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, कि
गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। तो प्रदेश की एकमात्र जूट मिल कहाँ स्थित है? मोहन जूट मिल में स्थित है। मोहन जूट मिल है, कहाँ स्थित है? रायगढ़ में स्थित है। कब बनाया गया? 1935 में बनाया गया। और जूट को क्या कहा जाता है? जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर जिले में निम्न स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि बिलासपुर जिले में कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र हैं, तभी आप इसके आंसर बता सकते हैं। क्योंकि जैसे ये विकल्प वाले क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आपको पूरे फैक्ट्स पता होने चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन बना पाएंगे। अभी जैसे जैसे कैंडिडेट लोगों की संख्या बढ़ रही है वैसी वैसी हमारे व्यापम और पीएससी का भी स्टैंडर्ड बढ़ते जा रहा है। अब जैसे पिछला क्वेश्चन क्या था कि छत्तीसगढ़ का प्रथम जूट मिल कहाँ था, तो वो आदमी ऐसे ही याद कर लेता, हाँ भाई रायगढ़ में था, मोहन जूट मिल था। तो आजकल वैसा क्वेश्चन वो देने की अपेक्षा क्या करता है, इस तरह का ऐसे कूट वाले क्वेश्चन देता है ताकि उलझा सके। क्योंकि अगर आप एक भी जगह फंस गए तो आप इस तरह के क्वेश्चन नहीं दे पाएंगे। इसीलिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, डिटेल में पढ़ाई कीजिए, ताकि आप एकदम कॉन्फिडेंटली इस तरह के क्वेश्चनों का आंसर दे सके। तो याद रखिएगा कि बिलासपुर जिले में कहां कहां पर औद्योगिक केंद्र हैं। तो बिलासपुर जिले में आपके सिरगिट्टी, सिलपारी, तिफरा, ठीक है, सिरगिट्टी, सिलपहरी, तिफरा, सेलर, दगोरी में क्या है, औद्योगिक केंद्र स्थित है। ठीक है, जहां पे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या है, संयंत्र वगैरह लगाए गए हैं। ठीक है, तो ये पांच जो है, ये पांच में से अगर कोई भी एक नाम आ गया, ये पांचों नाम कहाँ है, बिलासपुर जिले में है। ठीक है, सिरगिट्टी, सिलपहरी, तिफरा, सेलर और दगोरी। ठीक है, इनमें से ये चार इंपॉर्टेंट है, सेलर को अभी तक नहीं पूछा है। ठीक है, तो आप इसमें देख लीजिए कि सिरगिट्टी है, हाँ भाई सिरगिट्टी बिलासपुर में है। तिफरा, हाँ भाई तिफरा बिलासपुर में है। फिर आता है चकरभाटा, तो मैंने आपको बताया था कि चकरभाटा में क्या है, बिलासपुर जिले का एयरपोर्ट स्थित है। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो गया, कट गया। फिर आपके बाद आती कोनी, तो कोनी में आप दो चीजें याद रखेंगे, एक आप याद रखेंगे जीजीयू गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मतलब छत्तीसगढ़ का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो वो कोनी में स्थित है, बिलासपुर के। ठीक है, और दूसरा आईटीआई, ठीक है, प्रदेश का पहला आईटीआई कहाँ स्थापित किया गया, तो कोनी में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक और दो। आप ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में केवल एक एवं दो। ठीक है, तो आप फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। बिलासपुर जिले में निम्न स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। किन किन स्थानों पर है, सिरगिट्टी में है, सिलपहरी में है, तिफरा में है, सेलर में है और दगोरी में है। ठीक है, चकरभाटा में नहीं है, चकरभाटा में बिलासाबाई केवटिन एयरपोर्ट स्थित है। कोनी में, कोनी शिक्षा का क्षेत्र है, बिलासपुर का शिक्षा का हब है। वहां पे क्या क्या है, जीसी भी है, शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, जीजीयू भी है। ठीक है, प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, और आईटीआई, सबसे पुराना आईटीआई कहाँ है, कोनी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में राज्य स्तर पर कितने श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 5। ठीक है, इसका आप सही आंसर क्या लेंगे, 5। ठीक है, पहले क्या था, पहले अगर आप पुराने वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे वहां पे आपको आंसर 4 देखने को मिलेगा, किंतु वर्तमान में बढ़ा दिया गया है। अभी अगर आपसे पूछता है वर्तमान में कि छत्तीसगढ़ में राज्य स्तर पर कितने श्रेणियों में औद्योगिक पुरस्कार दिया जाता है, तो आप क्या आंसर लेंगे, 5। कौन से 5 श्रेणी, सूक्ष्म व लघु उद्योगों का, सूक्ष्म व लघु उद्योगों का समग्र मूल्यांकन, समग्र मूल्यांकन, एससी व एसटी वर्ग द्वारा स्थापित
सूक्ष्म व लघु उद्योग, सूक्ष्म व लघु उद्योग। तीसरा आपका है निर्यातक, ठीक है, जो एक्सपोर्ट करता है, अपना माल यहां बना के दूसरी जगह क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है। निर्यातक, सूक्ष्म व लघु उद्योग। चौथा है आपका महिला द्वारा स्थापित उद्योग, महिला द्वारा स्थापित उद्योग। और आपका पांचवें नंबर का उद्योग है स्टार्टअप्स इकाइयां, स्टार्टअप्स इकाइयां, ठीक है, स्टार्टअप्स इकाइयां, ठीक है। इन 5 श्रेणियों में राज्य स्तर पर औद्योगिक पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हो सकता है अगर इस क्वेश्चन को टफ करना रहा थोड़ा सा तो वो बोलेगा कि इनमें से किस श्रेणी में औद्योगिक पुरस्कार दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। तो अगर आपको पांचों नाम याद है आप इजीली बता देंगे कि किसको दिया जाता है किसको नहीं दिया जाता है, ठीक है। याद रखेंगे राज्य स्तर पर जो पहला आता है, ये पांचों श्रेणी में 5 पुरस्कार दिए और पांचों में जो पहला आएगा उसको 1.51 लाख रुपए का प्राइज मिलता है, ठीक है। जो भी पहला आएगा, ठीक है, उसे क्या मिलेगा, 1.51 लाख रुपए का प्राइज पुरस्कार मिलेगा। ये योजना कब से शुरू की गई, सन 2009 से शुरू की गई, ठीक है। यह योजना किससे शुरू की गई, 2009 से शुरू की गई। पूछेगा छत्तीसगढ़ में औद्योगिक पुरस्कार की कब से शुरुआत की गई, 2009 से शुरू की गई। वर्तमान में कितने श्रेणियों में दिया जाता है, तो 5 श्रेणियों में जाता है। कौन से 5 श्रेणी, सूक्ष्म व लघु उद्योगों का समग्र मूल्यांकन, एससी व एसटी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित सूक्ष्म व लघु उद्योग, निर्यातक सूक्ष्म व लघु उद्योग, महिला द्वारा स्थापित उद्योग और स्टार्टअप्स इकाइयां। ये 5 क्षेत्रों में क्या, इन 5 श्रेणियों में क्या किया जाता है, औद्योगिक पुरस्कार दिया जाता है। इसकी पहला प्राइस कितना है, 1.51 लाख। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में शक्कर कारखानों की कितनी इकाइयां हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में शक्कर इकाइयों की कुल 4 इकाइयां हैं। कितनी इकाइयां हैं, कुल 4 इकाइयां हैं। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। और ये 4 इकाइयां कौन सी है, सबसे पहली इकाई है भोरमदेव, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, सहकारी शक्कर कारखाना, ठीक है, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना। दूसरा है आपका मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना। तीसरा है आपका मां दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना, मां दंतेश्वरी शक्कर कारखाना। और चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना। ये 4 वर्तमान में हमारे यहाँ स्थापित है, ठीक है। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना आपका कवर्धा जिला यानी कबीरधाम जिले में है, ठीक है, रामेपुर गांव में, ठीक है, रामेपुर में। मां महामाया आपका केरता सूरजपुर में है, मां दंतेश्वरी शक्कर कारखाना आपका करका भाटा बालोद में है। इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि मां दंतेश्वरी मंदिर का, मां दंतेश्वरी जी का मंदिर कहाँ है, दंतेवाड़ा में। तो आप हो सकता है ऑप्शन में दंतेवाड़ा दिखे तो उसको क्लिक मत कीजिएगा, ठीक है। मां दंतेश्वरी शक्कर कारखाना कहाँ है, करका भाटा बालोद, कहाँ है, करका भाटा बालोद में है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, यह स्थित है विशेषरा गांव पंडरिया, और पंडरिया आपका है फिर से आ गया कबीरधाम कवर्धा, ठीक है। तो ये वर्तमान में 4 शक्कर कारखाने हमारे यहाँ संचालित है। इनमें सबसे पहला शक्कर कारखाना कौन सा है, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना। और सबसे नवीन कौन सा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना जो कि पंडरिया में है, ठीक है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
बाल्को की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, बाल्को की स्थापना कब की गई थी? बाल्को की स्थापना की गई थी, ये डेट बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये वाला डेट एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए हो सकता है आपको दे दिया जाए, इसलिए आप बिल्कुल इसको बाय डेट, बाय मंथ, बाय ईयर याद रखेंगे। कब है? 24 नवंबर 1965 को। कब है? 24 नवंबर 1965 को, अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा बाल्को पे भी डिस्कस कर लेते हैं कि बाल्को क्या है। तो बाल्को जो है, बाल्को का फुल फॉर्म है भारत एल्यूमिनियम, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ठीक है, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, या छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा में स्थापित है। तो चूंकि अब सीधी सी बात, क्या नाम दिख रहा है? भारत एल्यूमिनियम कंपनी, मतलब ये क्या करती है? एल्यूमिनियम का उत्पादन करती है। ठीक है, बोलेगा छत्तीसगढ़ राज्य में एल्यूमिनियम का उत्पादन करने वाली कंपनी का नाम क्या है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में एल्यूमिनियम के उत्पादन करने वाली कंपनी का नाम है बाल्को, भारत एल्यूमिनियम कंपनी। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, या आपको आगे जब खनिज पढ़ाया जाएगा उसमें भी आएगा कि एल्यूमिनियम किस एस्क से प्राप्त किया जाता है? तो एल्यूमिनियम आपका प्राप्त किया जाता है बॉक्साइट एस्क से। किससे प्राप्त किया जाता है? बॉक्साइट नामक एस्क से प्राप्त किया जाता है। बाल्को की स्थापना फिर पूछेगा, बाल्को कहाँ स्थित है? तो बाल्को आपका कोरबा में स्थित है। बाल्को की स्थापना कब की गई थी? तो बाल्को की स्थापना आपकी की गई थी 24 नवंबर 1965 को। अब एक क्वेश्चन आपसे घुमा के ये पूछ सकता है कि बाल्को की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो बाल्को की स्थापना आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना, कितनी में? थर्ड पंचवर्षीय योजना में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। हो सकता है आपसे ये भी पूछ दे कि बाल्को की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी, क्योंकि उस समय हमारे पास पर्याप्त टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, इसलिए विभिन्न देशों के माध्यम से हमें टेक्नोलॉजी दी गई और उसके माध्यम से हमने अपने देश का विकास करना शुरू किया। तो याद रखिएगा, रूस व हंगरी, तत्कालीन सोवियत रूस व हंगरी देश के सहयोग से क्या किया गया? भारत एल्यूमिनियम कंपनी का निर्माण किया गया। ठीक है, और आप क्या याद रखेंगे कि जिस समय इसका निर्माण किया गया, जिस समय इसका निर्माण किया गया, ये क्या थी? सरकारी थी। ठीक है, सरकारी कंपनी थी, लेकिन वर्ष 2001 में इसका क्या किया गया? विनिवेश किया गया। ठीक है, विनिवेश किया गया। ये इकोनॉमिक्स का टर्म है। विनिवेश का मतलब होता है किसी भी संस्थान में या किसी भी कंपनी में सरकारी हिस्सेदारी को कम करना, विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो विनिवेश के तहत क्या किया गया कि 51% शेयर, कितने परसेंट शेयर? 51% शेयर स्टरलाइट कंपनी को दिए गए। 51% शेयर क्या किया? स्टरलाइट कंपनी ने खरीद लिया। ठीक है, तो इसलिए, और 49% शेयर किसके पास रहा? गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास रहा। ठीक है, 40% शेयर किसके पास रहा? सरकार का। तो अगर आपसे पूछता है कि बाल्को किस प्रकार की कंपनी है, तो आप याद रखेंगे कि बाल्को जो है वो संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है। किस प्रकार की कंपनी है? संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है। ठीक है, कंपनी कितने टाइप की होती है? कंपनी चार टाइप की होती है स्वामित्व के आधार पर। सबसे पहला होता है आपका प्राइवेट, जिसमें स्वामित्व क्या होता है? निजी हाथों में होता है। दूसरा होता है आपका गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरा आपका क्या होता है? गवर्नमेंट, जिसमें कि स्वामित्व क्या होता है? सरकार के हाथों में होता है। तीसरा आपका होता है ये संयुक्त टाइप का कंपनी। ठीक है, इसमें क्या होता है? आपका गवर्नमेंट भी होता है और प्राइवेट भी होता है, जैसे ये बाल्को। ठीक है, और वैसे ही एक होता है सहकारी, जैसे भी हम लोग शक्कर कारखाना पढ़ रहे थे, तो शक्कर कारखाना में सबके नाम के आगे सहकारी आ रहा था, कोऑपरेटिव। ठीक है, जिसमें स्वामित्व क्या होता है? जो उत्पादन करता है और जो उनको कच्चे माल की आपूर्ति कर रहे हैं, उन सब के बीच एक निर्धारित शेयर होता है और उस शेयर के अकॉर्डिंग उनमें प्रॉफिट और लॉस का क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो पूछेगा अगर आप बाल्को किस प्रकार की कंपनी है, तो बाल्को संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है वर्तमान में। जब स्टार्टिंग हुआ
तो क्या था, सरकारी का कंपनी था, पर वर्तमान में क्या है, संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है, प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट की भी है। प्राइवेट में आप याद रखिएगा स्टरलाइट इंडस्ट्री बोलेगा कि किस कंपनी ने बाल्को के 51% शेयर सन 2001 में खरीदे, तो किसने खरीदे, स्टरलाइट इंडस्ट्रीज ने खरीदे। ठीक है, तो आइए हम एक बार फिर से बाल्को का रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, तो बाल्को का क्या है कि भारत एल्यूमिनियम कंपनी। ठीक है, फुल फॉर्म कहाँ स्थापित है, तो कोरबा में इसकी स्थापना की गई। कब स्थापना की गई, तो 24 नवंबर 1965 को स्थापना की गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किस देश के सहयोग से की गई, रूस व हंगरी के सहयोग से की गई थी। किस तरह की कंपनी है, तो यह संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है, जिसके तहत 51% शेयर स्टरलाइट इंडस्ट्री के पास है और 49% शेयर सरकार के पास है। सन 2001 में इसका विनिवेश किया गया था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र ने किस वर्ष अपना उत्पादन प्रारंभ किया। ठीक है, बीएसपी भिलाई इस्पात संयंत्र। ठीक है, भिलाई इस्पात संयंत्र। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि बीएसपी कहाँ स्थित है, तो बीएसपी आपका भिलाई में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। इसकी इकाई ने 1959 को क्या किया गया, उत्पादन यहाँ प्रारंभ हुआ। यहाँ उत्पादन कब प्रारंभ हुआ, 1959 में। तो इस प्रकार आपसे जब पूछा जाए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आप इसका डेटा को बहुत अच्छे से याद कीजिएगा कि भिलाई इस्पात संयंत्र ने किस वर्ष अपना उत्पादन प्रारंभ किया था, तो ऑप्शन डी 1959 में भिलाई इस्पात संयंत्र ने अपना उत्पादन प्रारंभ किया था। ठीक है, एक अन्य क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर स्थित है, तो भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के अंतर्गत भिलाई में स्थित है। सीधी सी बात है, भिलाई स्टील प्लांट नाम ही है तो भिलाई में रहेगा। इसकी स्थापना, एक क्वेश्चन और पूछता है महत्वपूर्ण, इसमें तो डायरेक्ट सन पूछा है, अदरवाइज कई बार क्या पूछता है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, तो ये हुई थी सेकेंड पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। अच्छा, हो सकता है आपसे पूछ दे कि कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई, टोटल 12 लागू की गई। वर्तमान में कौन सी चल रही है, याद रखिएगा वर्तमान में कोई सी पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही है, क्योंकि जैसी हमारे मोदी जी आए उन्होंने क्या किया, वर्ष 2014 में योजना आयोग को ही समाप्त कर दिया। तो जब योजना आयोग ही नहीं रहा तो पंचवर्षीय योजना कहां से रहेगी भाई, तो उसकी जगह पे क्या आया, नीति आयोग आया। तो अब आपको नीति आयोग के बारे में पढ़ना है, योजना आयोग तो हो गया भूतकाल की घटना। ठीक है, दूसरा, भिलाई स्टील प्लांट की किस देश के सहयोग से निर्मित किया गया, आप याद रखिएगा कि सोवियत रूस के सहयोग से क्या किया गया था, इसका निर्माण किया गया था। क्या किया गया था, सोवियत रूस की स्थापना के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया था। ठीक है, भिलाई इस्पात संयंत्र को, भाई भिलाई इस्पात संयंत्र है, सीधी सी बात है कि क्या उत्पादन करता होगा, इस्पात संयंत्र मतलब ये क्या उत्पादन करता है, या स्टील उत्पादन करता है। ठीक है, भिलाई इस्पात संयंत्र किसके अंतर्गत आता है, याद रखिएगा सेल, यह एक महारत्न कंपनी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके अंतर्गत जो है वो हमारा बीएसपी है। इसके अंतर्गत टोटल 7 प्लांट काम कर रहे हैं, मतलब 7 प्लांटों का ये मैनेजमेंट देखता है, जैसे बीएसपी हो गया, बोकारो हो गया, दुर्गापुर हो गया, राउरकेला हो गया। ठीक है, इसी तरह टोटल 7 प्लांट हैं, उनका क्या करता है, सेल मैनेजमेंट देखता है। तो अगर आप पूछ दे कि भिलाई स्टील प्लांट का जो मैनेजमेंट है कौन सी कंपनी देखती है, तो वो कौन सी देखती है, सेल देखती है।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एक महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी की संख्या कितनी है टोटल वर्तमान में? 11 है। तो उनमें से एक महारत्न कंपनी कौन सी है? सेल। तो सेल क्या करती है? भिलाई इस्पात संयंत्र का मैनेजमेंट का काम देखती है। स्टील है तो स्टील के लिए हमको क्या, स्टील बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? लॉ एस्क चाहिए। तो लॉ एस्क की पूर्ति कौन करता है? पहले कौन करता था? दिल्ली राजहरा करता था। दिल्ली राजहरा के थ्रू क्या होता था? भिलाई स्टील प्लांट को लॉ एस्क की आपूर्ति की जाती थी। किंतु वर्तमान में अभी कहां से है? रावघाट, रावघाट कांकेर से इसकी पूर्ति की जा रही है। ठीक है, अब आगे हम अपना आगे क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सा सीमेंट कारखाना छत्तीसगढ़ में सबसे पहले स्थापित हुआ था? ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में कौन सा सीमेंट कारखाना सबसे पहले स्थापित हुआ था, तो 1965 में एसीसी, एसोसिएटेड सीमेंट चार्टर्ड कंपनी, क्या किया था? जामुल दुर्ग में, जामुल दुर्ग में पहले सीमेंट कारखाने की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि कौन सा सीमेंट कारखाना छत्तीसगढ़ में सबसे पहले स्थापित हुआ था? तो जामुल की जो सीमेंट फैक्ट्री थी, ऑप्शन ए, वह क्या थी? छत्तीसगढ़ में सबसे पहले स्थापित हुई थी। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि छत्तीसगढ़ की सबसे पहली सीमेंट कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो कब स्थापित हुई थी? 1965 में स्थापित हुई थी। या बोल सकता है कि छत्तीसगढ़ के स्थापित सबसे पहली सीमेंट कंपनी का नाम क्या था? तो स्थापित सबसे पहली सीमेंट कंपनी का नाम क्या था? एसीसी। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। छत्तीसगढ़ में किस जिले को सीमेंट का हब कहा जाता है? छत्तीसगढ़ के किस जिले को सीमेंट का हब कहा जाता है? इसका आंसर होगा बलौदाबाजार जिला। ठीक है, किसे कहा जाता है सीमेंट का हब? बलौदाबाजार जिले को कहा जाता है। इसको कहने के 2 रीजन है। इसके कहने के लिए 2 रीजन यह है कि सबसे पहला रीजन यह है कि यहाँ पे क्या है? सर्वाधिक सीमेंट कारखाने हैं। क्या है यहाँ पे? सर्वाधिक सीमेंट कारखाने स्थित है। तो सीधी सी बात है, सर्वाधिक सीमेंट कारखाने हैं तो उत्पादन भी सर्वाधिक होगा, इसीलिए इसको क्या बोल दे रहे हैं? सीमेंट का हब। दूसरा चीज, सीमेंट किससे बनता है? तो सीमेंट के लिए कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त होता है चूना पत्थर, और चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन किसका? चूना पत्थर का। यह भी कहां होता है? बलौदाबाजार में ही होता है। ठीक है, तो जब उसके पास पूरे रॉ मटेरियल सर्वाधिक है, ऊपर से उसके पास पूरे सीमेंट कारखाने सर्वाधिक है, इसीलिए क्या है? बलौदाबाजार जिले को क्या कहा जाता है? सीमेंट का हब कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा कि ऑप्शन बी, कि किस जिले को सीमेंट का हब कहा जाता है? तो आप बिल्कुल एकदम रट्टम रट्टा याद कीजिएगा, बलौदाबाजार जिले को क्या कहा जाता है? सीमेंट का हब कहा जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे है नुवोको, ठीक है, जिसको पहले कहा जाता था लाफार्ज। ठीक है, लाफार्ज सोनाडी में आपका लाफार्ज स्थित है। ठीक है, फिर आपका अल्ट्राटेक सीमेंट, जो कि जनरली हम लोग अपने घर में इंजीनियर चॉइस करके आता है ना, इंजीनियर चॉइस अल्ट्राटेक सीमेंट, तो ये अल्ट्राटेक सीमेंट। ठीक है, ये कहां पे है? हिरमी में। ग्रासिम और अंबुजा सीमेंट, ग्रासिम व अंबुजा सीमेंट, ये कहां पर स्थित है? तो आपका ग्रासिम व अंबुजा सीमेंट आपका रवान में स्थित है। ये जितने भी मैं एरिया बता रहा हूं ये सारे बलौदाबाजार में है। ठीक है, उसके अलावा क्या है? श्री सीमेंट, इसको भी एग्जाम में पूछ चुका है कि श्री सीमेंट किस स्थान पर है? तो श्री सीमेंट आपका भाटापारा, याद रखिएगा भाटापारा, और भाटापारा बलौदाबाजार नाम है। ठीक है, बलौदाबाजार के अंतर्गत क्या आता है? भाटापारा, भाटापारा में श्री सीमेंट। ठीक है, और एक है इमामी सीमेंट, इमामी सीमेंट कहाँ है? रिश्दा, बलौदाबाजार। यहाँ पे क्या है?
कारखाना है सीमेंट का। तो आप देख रहे हैं कितने सारे कारखाना है, ठीक है। तो इसके चक्कर में क्या बोलते हैं, इसको सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सीमेंट का हब। एक बार फिर से अपन रिवीजन कर लेते हैं कि बोले कि छत्तीसगढ़ में किस जिले को सीमेंट का हब कहा जाता है, तो बलौदाबाजार को कहा जाता है। उसका रीजन क्या है कि सबसे पहला सर्वाधिक सीमेंट कारखाने हैं। कौन कौन से सीमेंट कारखाना, वो भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। लाफार्ज, सोनाडी, अल्ट्राटेक, किरमी, ग्रासिम, अंबुजा, रवान, श्री सीमेंट, भाटापारा, इमामी सीमेंट, रिश्दा, ये सब सीमेंट कारखाने कहाँ है, बलौदाबाजार में। हो सकता है आपको सही जोड़ी बनाने के लिए दे दे, तो भी आपको अगर जगह का नाम याद है तो आप बनाएंगे। जैसे सोनट, लाफार्ज सीमेंट, डुबोको, ये 2 जगह है। अरसमेटा में भी है, जांजगीर चांपा में भी, ठीक है। वैसे सीसीआई है, मांडर में भी है, कलतरा में भी है। तो आपको एकदम रट्टम रट्टा याद होना चाहिए कौन सा सीमेंट का जो संयंत्र है वो कौन से जगह और कौन से जिले में है, ठीक है। फिर आता है आपका बलौदाबाजार। दूसरा, चूना पत्थर सीमेंट बनता है किससे, चूना पत्थर से। तो चूना पत्थर सर्वाधिक कहां उत्पादन हो रहा है, बलौदाबाजार जिले में, इसीलिए क्या हो रहा है, यह सीमेंट का हब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में किस रेशम के लिए प्रसिद्ध है, रमू जवानी याद रखिएगा, कोसा, ठीक है। छत्तीसगढ़ किस जिले के लिए प्रसिद्ध है, किस रेशम के लिए प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है, कोसा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है, कोसा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। हाँ, अब एक महत्वपूर्ण, अगला हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अपैरल ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। आप याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में 4 स्थान पर अपैरल ट्रेनिंग सेंटर है। अपैरल का मतलब क्या होता है, वस्त्र निर्माण, वस्त्र, ठीक है, वस्त्र। तो अपैरल ट्रेनिंग सेंटर कहां पर है, छत्तीसगढ़ में 4 स्थानों पर है। पहला है आपका राजनांदगांव, दूसरा है आपका भिलाई, तीसरा है आपका रायपुर, और चौथा और सबसे नया बनाया गया है, कहां बनाया गया है, चौथा आपका नया सबसे सुकमा, ठीक है। तो आप ये 4 नाम याद रखेंगे। अगर आपको ये 4 नाम याद है, आप सीधा इसमें पूछे किस स्थान पर नहीं है। अब इसमें सुकमा की जगह क्या लिखा हुआ है, बिलासपुर, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर क्या है, नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, बिलासपुर, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, निम्न में से किस स्थान पर अपैरल ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, तो अपैरल ट्रेनिंग सेंटर, अपैरल का मतलब होता है वस्त्र निर्माण, ठीक है। वहां पर ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे वस्त्र का, अपैरल का निर्माण करना है, ठीक है। तो अपैरल का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ कहाँ है, राजनांदगांव, भिलाई, रायपुर और सुकमा, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना कहां पर स्थित है। तो हमारा छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना कहां स्थित है, भोरमदेव शक्कर कारखाना को हम जिस नाम से जानते हैं, ठीक है, जो कहां है, कवर्धा में स्थित है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कवर्धा, ऑप्शन बी, कवर्धा। छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना कहां स्थापित किया गया है, कवर्धा में स्थापित किया गया है। वर्ष 2002 से 3 की अवधि के दौरान इसका निर्माण किया गया। यह राज्य का प्रथम शक्कर कारखाना है। साथ ही साथ आप याद रखेंगे, यहाँ पे 6 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। किससे उत्पादन किया जाता है भाई, इसमें का रॉ मटेरियल क्या है, शक्कर किससे बनता है, गन्ना से। तो गन्ना, जब पूरा गन्ना तो यूज नहीं होता है, कुछ ही यूज हो पाता है। याद रखिएगा कि रिकवरी रेट आता है। रिकवरी रेट मतलब क्या होता है कि जो गन्ना है, जैसे ही आप उसको खेत से निकाले तो 24 घंटे के अंतर्गत उसको आपको क्या है, कारखाने के अंतर्गत पहुंचाना पड़ता है, तो आपको बेहतर रिकवरी रेट मिलता है, ठीक है। और अगर आप जितना लेट करेंगे तो गन्ने में जो सुक्रोज की मात्रा है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो जितना आप लेट करते जाएंगे उतना ही गन्ने से आपको कम शक्कर की प्राप्ति होगी। तो याद रखिएगा, गन्ने की खोई जिसे मोलासिस कहते हैं, ठीक है, उससे क्या बनाया जाता है, अपशिष्ट से 6 मेगावाट की बिजली बनाई जाती है, ठीक है। तो इसमें 3 चीजें याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है, तो कवर्धा कबीरधाम में स्थापित किया गया है। क्या नाम है, तो भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना।
कब स्थापित किया गया था? तो वर्ष 2002-3 के वित्तीय वर्ष 2002-3 में स्थापित किया गया था। यहाँ पर 6 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और पीपीपी मॉडल पर पीपीपी मॉडल पर क्या है? इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जा रही है, ठीक है। इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जा रही है। पीपीपी का मतलब क्या होता है? पीपीपी का 3 मीनिंग होता है। अब आप देखिएगा किस पर्पज से पूछा है, तभी आप बता पाएंगे। जैसे हम उद्योग पढ़ रहे हैं तो उद्योग के अंतर्गत पीपीपी का क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। उसी को अगर इकोनॉमिक्स के टर्म में बोलेगा तो परचेसिंग पावर पैरिटी, उसी को अगर कंप्यूटर के टर्म में बोलेगा तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा पीपीपी का कहां पे क्या पूछा है, क्योंकि इसका जनरली फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने उद्योग बंगाल नागपुर कॉटन टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? इसकी स्थापना हुई थी 1892 में सीपी मिल्स के नाम से। इसकी स्थापना हुई थी 1892 में सीपी मिल्स के नाम से। जेके मैकबेथ कंपनी ने क्या किया था? इस सीपी मिल्स को शुरू किया था, लेकिन जल्द ही 1897 में इसका क्या किया गया? नाम परिवर्तन किया गया। इसका क्या किया गया? नाम परिवर्तन किया गया। और 1897 में इसको क्या कहा जाने लग गया? बीएनसी मिल। तो बीएनसी का फुल फॉर्म क्या हो गया आपका? बी से हो गया आपका बॉम्बे, एन से हो गया आपका नागपुर, और सी से हो गया आपका कॉटन, ठीक है। बॉम्बे नागपुर कॉटन मिल, ठीक है। तो 1892 में जेके मैकबेथ कंपनी द्वारा सीपी मिल्स की स्थापना कहां की गई? राजनांदगांव में की गई। कहां स्थापित की गई? राजनांदगांव में स्थापित की गई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने उद्योग बंगाल नागपुर कॉटन टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? तो 1892 में हुई थी। किस कंपनी के द्वारा हुई थी? जेके मैकबेथ कंपनी के द्वारा सीपी मिल्स के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। 1897 में बॉलिंस नामक कंपनी थी एक, उसने क्या किया? इसका अधिग्रहण कर लिया, और अधिग्रहण करने के बाद इसका नाम क्या कर दिया? बीएनसी मिल कर दिया, बॉम्बे नागपुर कॉटन मिल कर दिया गया। ये कहां पे स्थापित है? मतलब कहां पे स्थापित थी? राजनांदगांव में स्थापित थी। एक क्वेश्चन और पूछता है कि जिस समय जिसकी स्थापना की गई उस समय राजनांदगांव रियासत के शासक कौन थे? तो उनके शासक थे बलराम दास। ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जिस समय बीएनसी मिल की स्थापना हुई उस समय इसके शासक कौन थे राजनांदगांव के? तो बलराम दास क्या थे? इसके शासक थे। और एक चीज इसकी हिस्ट्री में इसलिए भी इंपॉर्टेंस है क्योंकि यहाँ पर क्या हुए? तीन मजदूर आंदोलन हुए। क्या हुए? 3 मजदूर आंदोलन हुए। पहला आंदोलन हुआ 1920 में, दूसरा हुआ 1924 में, और तीसरा हुआ 1937 में। और तीनों को ही किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो तीनों को ही नेतृत्व प्रदान किया ठाकुर प्यारे लाल सिंह ने। किसने किया? ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी ने क्या किया था? नेतृत्व प्रदान किया गया था। तो इस एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप एक बार इसका फिर से अच्छे से रिवीजन कर लीजिए कि पूछेगा छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? तो कौन सा है? बीएनसी मिल। बीएनसी मिल छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना उद्योग है। कहां स्थापित है? राजनांदगांव में। किसने स्थापित किया? तो जेके मैकबेथ कंपनी ने स्थापित किया। कब स्थापित हुआ? 1892 में हुआ। 1897 में इसका क्या हुआ? बीएनसी मिल के नाम से नाम चेंज हो गया। किसने किया? बॉलिंस कंपनी ने अधिग्रहण किया, ठीक है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ में जब मिल मजदूर आंदोलन का बात आएगा, मजदूर आंदोलन, तो कहां पे हुआ? इसी बीएनसी मिल में हुआ। कब कब हुआ? 1920 में हुआ, 1924 में और 1937 में। हिस्ट्री में आपसे पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में कितने बार मिल मजदूर आंदोलन हुआ? तो कितनी बार हुआ? 3 बार हुआ, 1920, 1924 और 1937 में। उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी थे। जिस समय स्थापना हुई उस समय राजनांदगांव
के शासक कौन थे? तो उस समय शासक थे बलराम दास जी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सरकार के औद्योगिक नीति का संबंध किस अवधि से है? इसमें आपसे लेटेस्ट का पूछेगा, तो आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। 1 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2024 तक वर्तमान औद्योगिक नीति क्रियान्वित है। ठीक है, अभी हमारा क्या चल रहा है? 2022 चल रहा है। ये 1 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2024 तक क्या है? हमारी औद्योगिक नीति क्रियान्वित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 2019 से 2024। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है आपका छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन कब किया गया? यह भी पीएससी प्री में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। यह गठन किया गया था 15 नवंबर सन 2000 को। कब गठन किया गया इसका? 15 नवंबर 2000 को गठन किया गया। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज और याद रखिएगा, इसमें दिसंबर 2008 में इसका क्या किया गया? पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन किया गया और इसको 5 कंपनी में क्या किया गया? डिवाइड कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। ठीक है, CSPDCL छत्तीसगढ़ स्टेट। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब की गई? 15 नवंबर 2000 को, और इसे क्या किया गया? 5 में डिवाइड कर दिया गया। CSPDCL छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, वितरण कंपनी CSPTCL ट्रांसमिशन ट्रेडिंग CSPGCL जनरेशन, और 5वां नंबर का है CSPHCL होल्डिंग। ठीक है, तो इस प्रकार दिसंबर 2008 में विद्युत मंडल का क्या किया गया? पुनर्गठन किया गया। क्या किया गया? पुनर्गठन किया गया, और इसे 5 भागों में क्या कर दिया गया? विभाजित कर दिया गया। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, और छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। ठीक है, और अभी याद रखिएगा करंट के उद्देश्य से ये जो आपकी ट्रेडिंग है और ये आपकी होल्डिंग है, इसको क्या कर दिया गया है? विलय कर दिया गया है। तो अभी वर्तमान में आपके मतलब प्रक्रियाधीन है, तो जल्द ही आपको केवल 3 कंपनी देखने को मिलेगा। CSPDCL जहां लोग बिजली बिल पटाने जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम देखता है, ट्रांसमिशन जो कि विद्युत लाने का काम करता है, और PGCL जहां की विद्युत जनरेशन होता है। ठीक है, जैसे कोरबा में। ठीक है, अब आप आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अक्टूबर 2021 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत मंडल की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि पिछले साल की अपेक्षा इस साल क्या हो गया है? 240 मेगावाट की कमी आई है। तो इसका बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा कि वर्तमान में बोलेगा तो कितनी है? 2984.7 मेगावाट। तो याद रखिएगा विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 2984.7। ठीक है, इसमें से आपका तापीय उत्पादन कितना है? तापीय उत्पादन मतलब आपके कोयले से कितना उत्पादन हो रहा है? 2840 मेगावाट। कितना हो रहा है आपका? 2440
2840 मेगावाट। जलीय विद्युत उत्पादन कितना हो रहा है? 138.7। और आपका बायोमास से हो रहा है 6 मेगावाट। ठीक है, 6 मेगावाट। एक साइंस का क्वेश्चन है, मेगावाट बिजली मतलब पावर प्लांट की हम बोले क्षमता कितनी है, तो इतनी मेगावाट है। तो ये मेगावाट क्या है? तो याद रखिएगा, जो बिजली उत्पादित की जा रही है वो है ये। ठीक है, अब आता है कि तापीय विद्युत उत्पादन। तो तापीय विद्युत उत्पादन कितना है? 2840 मेगावाट। इसमें सबसे ज्यादा है 1000 मेगावाट का मड़वा पावर प्लांट। ठीक है, दूसरा है कोरबा वेस्ट के अंतर्गत हसदेव ताप विद्युत संयंत्र, यह है आपका 840 मेगावाट। कोरबा वेस्ट ये 500 मेगावाट। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिसे हम कोरबा ईस्ट के नाम से जानते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिसे हम क्या जानते हैं? कोरबा ईस्ट के नाम से जानते हैं, इसकी है 500 मेगावाट। ठीक है, 500 मेगावाट। तो टोटल 2840 मेगावाट हम क्या है? तापीय उत्पादन। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की विद्युत सर्वाधिक है? तो तापीय विद्युत उत्पादन क्या हो रहा है? सर्वाधिक हो रहा है। ठीक है, तो ये कंपनी है। सबसे ज्यादा कौन कर रहा है अभी वर्तमान में? मड़वा जो पावर प्लांट है जो कि चांपा में है, ये सर्वाधिक उत्पादन कर रहा है। हसदेव जो है 840 मेगावाट। ये दोनों जो है वो कोरबा वेस्ट के पार्ट है, कोरबा वेस्ट बोलते हैं इसको, कोरबा पश्चिम। ठीक है, जल में जब आपकी बारी आएगी तो जल में आपका सबसे ज्यादा है हसदेव बांगो। हसदेव बांगो की है आपका 120 मेगावाट। दूसरे नंबर में आपका गंगरेल डैम 10 मेगावाट। तीसरे नंबर में आपका सिकासार 7 मेगावाट। और लास्ट में आपका है कोरबा पश्चिम का लघु परियोजना। ठीक है, तो उसमें है 1.7। तो टोटल 138.7 के आपका जल विद्युत उत्पादन हो रहा है। और 6 मेगावाट में बताया था अभी किसका? भोरम देव शक्कर कारखाना, भोरम देव कंपनी जनरेशन। ठीक है, तो इस प्रकार वर्तमान में 2984.7 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता हमारे छत्तीसगढ़ सरकार की है। ठीक है, मतलब विद्युत उत्पादन बोर्ड की। ठीक है, सीएसईबी की कितनी है? 2984.7 मेगावाट है, जिसमें सर्वाधिक है तापीय उत्पादन 2840 मेगावाट। बता दिया किसमें कितना कितना है। जल में कितनी है? 138.7। और बायोमास के थ्रू कितनी है? 6 मेगावाट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2000 से लेकर वर्ष 2021 तक राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि जिस समय राज्य गठन हुआ उस समय कितना था? तो उस समय था आपका 1360 मेगावाट। और वर्तमान में कितना है? तो 2984.7 मेगावाट है। वृद्धि जो है वो कितने परसेंट की हुई है? तो वृद्धि हुई आपकी, याद रखिएगा, इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अकॉर्डिंग आपकी वृद्धि हुई है 119%। कितनी की वृद्धि हुई है आपकी? 119% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, आपसे पूछेगा कि राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है इन 21 सालों में? 119% की वृद्धि हुई है। इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्री के पर्पज से और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो एसआई प्री में या तो सीजीपीएससी प्री में। सीजीपीएससी प्री में यही टाइप के क्वेश्चन बहुत कॉमन ही रहते हैं। ठीक है, आते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मड़वा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र की उत्पादन क्षमता कितनी है? मैंने बताया कि कितनी है। यहाँ पे 2 यूनिट है, याद रखिएगा। कितनी यूनिट है? 2 यूनिट है। कितने की?
500 मेगावाट की, तो टोटल यहाँ की कितनी है 1000 मेगावाट। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ का स्टेट लेवल में कोई अगर ताप विद्युत भी उत्पादन कर रहा है तो कौन कर रहा है, मड़वा तेंदुभाटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1000 मेगावाट। बोलेगा कितना यूनिट लगा हुआ है, तो 2 यूनिट, एक यूनिट कितने का है 500, तो 500 दूनी 1000 मेगावाट का है। ये कहाँ पे है, तो ये चांपा में है, चांपा मतलब जांजगीर चांपा जिले में है। इसका नाम क्या है, तो इसका नामकरण किया गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे। बोलेगा अटल बिहारी, हो सकता है आपसे मड़वा ना पूछ के बोल दे अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है, तो उस अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, 1000 मेगावाट है। ठीक है, कितनी यूनिट है, 2 यूनिट है, कहाँ है, चांपा में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एनटीपीसी के कितने ताप विद्युत संयंत्र छत्तीसगढ़ में है। अभी तक हम लोग जितना पढ़ रहे थे वे सारे राज्य सरकार के थे, और अभी हम किस पर बात करेंगे, जो केंद्र सरकार का है। तो केंद्र सरकार का हमारे यहाँ क्या है, एनटीपीसी। तो आप याद रखेंगे एनटीपीसी भी क्या है, एक महारत्न कंपनी है। ठीक है, और इसका काम क्या है, विद्युत उत्पादन करना। एनटीपीसी किस क्षेत्र से संलग्न है, इसका काम है विद्युत उत्पादन करना। क्या करना, विद्युत उत्पादन करना। और अभी पूछ रहा है कि इसके कितने ताप विद्युत संयंत्र कार्यरत है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3। सबसे पहला इसका स्थापित किया गया था कोरबा में। ठीक है, इसका पहला ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था कोरबा में 1978 में। ठीक है, और इस पावर प्लांट की क्षमता है 2600 मेगावाट की। कितनी क्षमता है, 2600 मेगावाट की। दूसरी इकाई इसकी स्थापना की गई सीपत बिलासपुर में। ठीक है, दूसरी इसकी कहां स्थापना की गई, सीपत बिलासपुर में। इसकी क्षमता है 2980 मेगावाट, 2980 मेगावाट। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था जो आप अच्छे से याद कर लेंगे कि सुपर क्रिटिकल तकनीक वाला प्रथम संयंत्र कौन सा है, सुपर क्रिटिकल तकनीक वाला प्रथम संयंत्र कौन सा है, तो कौन सा है, एनटीपीसी सीपत। तो एनटीपीसी सीपत जो है वो क्या है, सुपर क्रिटिकल तकनीक वाला प्रथम संयंत्र है। और तीसरा एनटीपीसी की इकाई कहाँ की गई है, तो वो लारा में, लारा कहाँ है, रायगढ़ जिले में की गई है। इसकी जो क्षमता है वो है 4800 मेगावाट। अभी वर्तमान में यहाँ पे 2400 मेगावाट में क्या हो चुका है, उत्पादन शुरू हो चुका है। मतलब अभी अभी अपने स्टेज में, अभी ये पूरी नहीं बनी हुई है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा, ये याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन आ सकता है कि केंद्र सरकार का कौन सा उपक्रम है। याद रखिएगा कि ये कौन सा है, केंद्र सरकार का उपक्रम है। ये एक पीएसयू कंपनी है। ठीक है, कैसी कंपनी है, महारत्न कंपनी है। किस क्षेत्र में संलग्न है, विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में संलग्न है। कहां पर इसकी इकाइयां हैं, तो एनटीपीसी की कितनी इकाइयां हैं, 3 इकाइयां हैं। पहली इकाई है कोरबा में जो कि 1978 में हुई। दूसरी थी सीपत जो कि 2002 में उसकी स्थापना की प्रक्रिया शुरू की गई। और एनटीपीसी 14 जिसकी 2014 में स्थापना की प्रक्रिया शुरू की गई। कोरबा में आपका 2600 मेगावाट का है, सीपत में 2980 मेगावाट का है, और जो आपका लारा है उसमें 4800 मेगावाट का प्रस्तावित है। और अभी वर्तमान में 2400 मेगावाट का क्या किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है। अब इससे जो बिजली उत्पादित की जाती है वो कहां जाती है, पश्चिमी ग्रिड को जाती है। एनटीपीसी से जो भी विद्युत उत्पादन होता है वो कहां जाती है, पश्चिमी ग्रिड। मतलब अपने को इससे कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता, बनाता हमारा कोयला है लेकिन ये जाता कहां है, महाराष्ट्र, एमपी, गोवा, ये सब जगह जो पश्चिमी, जो हमारे पश्चिमी राज्य हैं भारत के, उनको जो विद्युत सप्लाई होती है वो कहां से होती है, इस हमारे तीनों एनटीपीसी के संयंत्रों से होती है। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर पारंपरिक ऊर्जा के कार्यालय का नाम क्या है।
तो गैर पारंपरिक ऊर्जा के कार्यालय का नाम है क्रेडा। क्या नाम है? क्रेडा। ठीक है। छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है। रिन्यूएबल मतलब क्या हो गया? रिन्यूएबल एनर्जी मतलब गैर पारंपरिक स्रोत, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत, मतलब जिनका हम कितनी बार भी उपयोग कर सकते हैं, वो खत्म नहीं होंगे, वो फिर से आ सकते हैं। ठीक है। जैसे कि हमारा सौर ऊर्जा, बायोमास, ये सभी क्या आएंगे? हमारे गैर पारंपरिक स्रोत के ऊर्जा के स्रोत है। तो क्रेडा का सबसे पहले इसमें ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था कि गैर पारंपरिक ऊर्जा के कार्यालय का क्या नाम है? तो क्रेडा। ये क्रेडा जो है, ऑप्शन सी जो है वो क्या है? गैर पारंपरिक के कार्यालय का नाम है। ठीक है। क्रेडाई ये रियल इस्टेट से रिलेटेड है। रेरा भी क्या है? रियल इस्टेट से रिलेटेड है। ये रेगुलेशन करता है। किसका रेगुलेशन करता है? जैसे हम लोग घर वगैरह जाते हैं बनाने के लिए कॉलोनी में, तो उस कॉलोनी में कितना वन होना चाहिए, उसका टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से उसका मिला है कि नहीं परमिशन, ये सब चीजें कौन है? रेरा करता है। ठीक है। तो आप याद रखेंगे क्रेडा। क्रेडा क्या है? क्रेडा जो है वो आपका गैर पारंपरिक ऊर्जा का कार्यालय का नाम है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 25 मई सन 2001 को। इसका मुख्यालय है रायपुर में। और इसका काम क्या है कि जो गैर पारंपरिक ऊर्जा है उसका क्या करना है? आपको दोहन करना है अच्छे तरीके से। ठीक है। तो इसके तहत क्या किया जाता है कि जैसे अगर आपको अपने घर में रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगाना है, तो आप जाके क्रेडा में संपर्क करेंगे, क्रेडा आपको डिस्काउंट देगा। ठीक है। जो वैसे तो सोलर जो प्लांट है, मतलब जो भी सोलर से रिलेटेड इक्विपमेंट्स वो काफी महंगे आते हैं, पर गैर पारंपरिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, ताकि विद्युत कोयले से बने हुए विद्युत पर हम क्या हो सके, आश्रित कम हो सके, उसके लिए क्या किया जाता है? ये वो देता है, डिस्काउंट देता है। ठीक है। ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें क्या कर सके, अपना इसको अपना सके। जैसे सौर पंप। ठीक है। सौर सुजला योजना क्या है? सौर पंप। ठीक है। तो इसको दिया जा रहा है गैर पारंपरिक ऊर्जा के कारण। ठीक। अब हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में एकल बत्ती योजना के अंतर्गत निम्न में से किस श्रेणी के लोगों को विद्युत आपूर्ति अनुदान के रूप में की जा रही है? तो इसका आप याद रखेंगे कि जो बीपीएल लोग हैं, क्या है? जो बीपीएल लोग हैं, बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब ये गरीबी रेखा के नीचे वाले जो परिवार हैं, उन्हें क्या की जा रही है? एकल बत्ती योजना के अंतर्गत विद्युत आपूर्ति अनुदान के रूप में की जा रही है। इसके तहत याद रखिएगा, वर्तमान में 30 यूनिट क्या दी जा रही है बिजली उनको? प्रारंभिक 30 यूनिट बिजली उनको अनुदान के रूप में दी जा रही है। इसमें जब आप पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें हो सकता है आपको आंसर 40 लिखा मिले, वो उस समय था, परंतु वर्तमान में क्या किया गया है? इसको घटा के 30 यूनिट किया गया है। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, हो सकता है इसीलिए इस क्वेश्चन को पूछ दे। अब कोई अगर उसको ध्यान नहीं दिया तो वो 40 मार्क आ जाएगा उसको। ठीक है। इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि कितनी दी जा रही है? 30 यूनिट बिजली दी जा रही है। किसको दी जा रही है? गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वाले परिवारों को दी जा रही है। अगस्त 2000 इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया, और अगस्त 2018 से अब क्या किया जा रहा है? जो कमजोर आय वर्ग वाले हैं, जो कमजोर आय वर्ग वाले हैं, जिसको हम सामान्य क्या बोलते हैं? ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ठीक है। तो कमजोर आय वर्ग वाले लोगों को 100 रुपए प्रति माह, 100 रुपए प्रति माह की दर पर, फ्लैट 100 रुपए प्रति माह की दर पर बिजली प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है। तो इसमें आप याद रखेंगे कि एकल बत्ती कनेक्शन, एकल बत्ती योजना में आप 3 चीजें बहुत अच्छे से याद रखेंगे। किसको दिया जा रहा है? कौन इसका पात्र है? बीपीएल। ठीक है। बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वाले परिवार। कितना दिया जा रहा है अनुदान के रूप में? तो 30 यूनिट। ठीक है। और अगस्त 2018 से कमजोर आय वर्ग के लोगों को क्या है? 100 रुपए फ्लैट प्रति माह दिया जा रहा है। ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
और हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, एसीसीएल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, हमारा एसीसीएल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारे एसीसीएल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारा एसीसीएल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी। एसीसीएल क्या है? तो एसीसीएल है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। ठीक है, ये एक अनुषंगी कंपनी है, किसकी? सीआईएल के अधीन कंपनी है। किसके अधीन कंपनी है? सीआईएल के अधीन क्या है ये कंपनी है? सीआईएल क्या है? कोल इंडिया लिमिटेड। ये भी एक जो सीआईएल है ना, ये भी एक महारत्न कंपनी है, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी एक क्या है? महारत्न कंपनी है सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड। इसी के अधीन क्या है? एसीसीएल। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा ना, एसीसीआर अलग है और एसीसीएल अलग है। ठीक है, ये रेलवे है और ये कोल फील्ड्स है। तो अगर एसीसीआर का, हालांकि दोनों का मुख्यालय अगर आपसे पूछेगा, चाहे एसीसीआर पूछे चाहे एसीसीएल पूछे, दोनों का मुख्यालय आपको बिलासपुर लेना है, लेकिन दोनों अलग अलग क्षेत्र है। तो ये जो एसीसीएल है, ये क्या काम करता है? एसीसीएल का मुख्य काम क्या है? तो इसका मुख्य काम है, ये कोयला उत्खनन से जुड़ा हुआ है। क्या से जुड़ा हुआ है? कोयला उत्खनन से जुड़ी हुई कंपनी है। ठीक है, इसका एक उप मुख्यालय भी है। इसका उप मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये इसका मुख्यालय छत्तीसगढ़ के विश्रामपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? विश्रामपुर में इसका स्थित है। तो आज का अंतिम बस फिर से एक बार रिविजन कर लेते हैं। एसीसीएल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एसीसीएल का मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1985 में की गई थी। इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ये सीआईएल के अधीन है। सीआईएल क्या है? एक महारत्न कंपनी है, कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, और एसीसीएल का मुख्य कार्य क्या है? तो यह राज्य के कोयला उत्पादन में संलग्न कंपनी है। ठीक है, कोयले का उत्खनन करने का काम करती है। ठीक है, जितने भी हम लोग पढ़ते हैं गेवरा माइंस, मुकुंद घाट, दीपका, ये सब में कौन करता है? एसीसीएल। एसीसीएल ही क्या करता है? उसका चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़, ये सब में जितने भी है, इसमें उत्खनन का कार्य कौन करता है? एसीसीएल करता है। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। आप में से बहुत से लोग, हर जगह कोचिंग की फैसिलिटी तो है नहीं, तो जो सुदूर ग्राम है, कम से कम वहां तक ये वीडियो पहुंच सके, क्योंकि मोबाइल की कनेक्टिविटी आपके सुकमा से लेके बलरामपुर तक सभी जगह है। तो हो सकता है उनको थोड़ा कुछ गाइडेंस मिल जाए, जिससे कि वे सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी पेपर क्लियर कर सके। ठीक है, धन्यवाद।